So very good morning to all of you. Welcome back. Please don't talk. कल आपको मैंने सारी की सारी जो थ्योरी डिस्कशन थी वो करवा दी थी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। एंड आफ्टर दैट आपको हमने वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं दोनों बना के दिखा दिए थे। मैंने आपसे कहा भी था कि आपको ये याद करके आने घर से कि वर्टिकल बैलेंस शीट में पहले लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स, फिर आएगा ओनर्स फंड्स, उसमें कैपिटल, रिजर्व्स, देन बोरोड फंड्स, फिर आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यानी एसेट्स, उसमें फिक्स्ड एसेट्स, फिर आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट्स और फिर वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा था? तो पहले इनकम जिसमें आएगा सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स, तो नेट सेल्स आएगा। देन सेकंड पार्ट में एक्सपेंसेस चालू करेंगे जिसमें पहला आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? तो ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड वगैरह वगैरह, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे आप लेस करोगे आपके सेल्स में से, नेट सेल्स में से, तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहेंगे अगर क्वेश्चन में कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए होंगे तो। ठीक है, ये दोनों वर्टिकल फॉर्मेट आपको याद करने हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने के लिए जो 4 टूल्स हमें सीखने हैं, जिसमें से पहला हमने कल सीख लिया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये बनाने के लिए आपको 2 ईयर्स का कंपैरिजन करना होता है। तो आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट बनाते हो उसमें ये कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है, लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको वर्टिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। वर्टिकली लिखेंगे बैलेंस शीट और P&L को, और फिर ये कंपैरिजन हम करेंगे। सेम आज हम जो सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसमें भी ये पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आपको वर्टिकल करना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल में आप ये दोनों चीजें नहीं कर सकते। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अपने आप में एक अलग चीज है, उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं। और फिर लास्ट में रेशियो एनालिसिस, वो भी अपने आप में अलग है। ठीक है, तो सर आज आप हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा और बता देना। तो बताओ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कल बनाई थी, तो 2 ईयर्स के आपको सारे बैलेंस शीट के डेटा दिया जाता है। अब ये बैलेंस शीट आपको कैसी दी थी उन्होंने? इफ यू रिमेंबर, ये बैलेंस शीट आपको उन्होंने दी थी टी फॉर्म में, यानी आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। पहले इसको आपने करना है वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट, और ये आपने 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 का जो डेटा दिया है उसकी सारी फिगर्स लिख दी, बट ये टी फॉर्म से वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हो जाने के बाद फिर आप निकालोगे एब्सोल्यूट चेंज, यानी क्या? तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के फिगर्स को माइनस करते जाओगे और आप लिखते जाओगे जो भी आपका सब्ट्रैक्शन आएगा। अगर वो निगेटिव आ रहा है तो उसे आपको ब्रैकेट में लिखना है, ये भी बात आपको कल बता दी गई थी। जब आपके सारे एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएंगे, अब करना ये है कि आपको उस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर के फिगर से डिवाइड करना है हर एक को, और उसका इंटू 100 करके परसेंटेज चेंज निकालना है। ये परसेंटेज चेंज रहेगा, और उसके आगे ब्रैकेट में आपको लिखना है अगर वो बढ़ा है तो इंक्रीज, और अगर वो कम हुआ है तो डिक्रीज। ऐसे आपका ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट बन रहा है। सर क्या फायदा हो रहा है इससे? इससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे कर पा रहे हैं? क्या हमारे चैप्टर का नाम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? हाँ, तो एनालिसिस हम कैसे कर पा रहे हैं? सर एनालिसिस करना यानी क्या? तो स्टडी करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये हमें बता रहा है ना कि हमारा शेयर कैपिटल कितना बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले, तो अमाउंट में भी बता रहा है और परसेंटेज में भी बता रहा है। दोनों में आपको पता चल रहा है कि आपका जो शेयर कैपिटल है वो कितने से इंक्रीज हुआ है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, यस। तो क्या आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट समझ में आ गया है? हाँ, आइए आज हमें सीखना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो ये कल हमने बनाया था, ऐसे आपको ये इंक्रीज 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 लिखना है, जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ डिक्रीज लिखना है, बात खत्म। और नीचे आपको मैंने एक ये लिखने बोला था कि एक आपको बता देना है कि आपने परसेंटेज कैसे निकाले। तो एब्सोल्यूट चेंज को आपने अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर से डिवाइड किया है, तो जैसे मैंने भी यहाँ लिख दिया था, एब्सोल्यूट चेंज को आपको प्रीवियस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करके इंटू 100 करना है। ऐसा हमने सबके लिए किया है, फिर वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे।
ठीक है, दैट्स इट। तो सर जैसा कंपैरेटिव बैलेंस शीट वैसे ही कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो वर्टिकल फॉर्म में बनाओ, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज निकालो, एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर की फिगर से डिवाइड करके परसेंटेज चेंज निकालो। बात समझ गए? हाँ। और सर ये एनालिसिस कैसे होगा? तो एनालिसिस ऑब्वियसली आपको ये दिखाएगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना चेंज आया और वो कितना परसेंट है, किसका? प्रीवियस ईयर के अमाउंट का, यानी प्रीवियस ईयर के अमाउंट में हमने कितना परसेंट चेंज अचीव किया, अब वो इंक्रीज में अचीव किया है कि डिक्रीज हुआ है, ये भी आपको वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बता देगा। तो ये सिंपल एनालिसिस हो रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बस। ठीक है, दैट्स इट। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आज हमें बनाना सीखना है। सर कैसे बनाना है? एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। तो आई डोंट थिंक मुझे सब पढ़ने की जरूरत है, बस मुझे ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखा देना है। करे? हाँ। तो आप पहले कल जैसी हेडिंग दे देंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो ये देखो इधर, इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20 इज गिवन बिलो। प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, आपको इनका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाना है। तो आपको 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019, जब भी कंपैरेटिव बनाने बोलेंगे तो 2 साल का डेटा देना ही पड़ेगा। समझ गए ना? कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने बोलो या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने बोलो, आपको 2 इयर्स का डेटा देंगे, आपको उनसे कंपैरिजन करके बताना है। तो सर इसको पहले क्या हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्टिकल फॉर्म में? अरे बधाई हो, आपको ऑलरेडी वर्टिकल फॉर्म में ही दिया है, जैसे का वैसा लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है, एकदम फालतू एग्जाम्पल है। तो चलो फिर पहले तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, फॉर्मेट बना देंगे, ऊपर लिखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, फॉर्मेट ड्रॉ करो, जैसा कल किया था वैसा ही। इसमें जो ईयर्स है वो 31 मार्च 18 एंड 19 है, बस 18 19, दैट्स इट। और ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे, कल हमने बैलेंस शीट बनाई थी। रेडी? चलो रेडी फॉर्मेट। क्या लिखेंगे पहले? इनकम, उसमें लिखेंगे सेल्स, कितने कितने थे सेल्स? 4 लाख
और 6 लाख। फिर इसमें से लेस करते जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये इनकम नहीं भी लिखा चलेगा वैसे, जैसा उन्होंने दिया है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि उन्होंने वर्टिकल फॉर्म में ही दिया है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देते तो हमको वर्टिकल फॉर्म में करना पड़ता, जो अभी लिखा है वैसा करना पड़ता। कॉस्ट ऑफ सेल 2 20 3 60, 2,20,000, 3,60,000। तो इन्हें लेस करेंगे तो मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 180 240। ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 2,40,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 80,000 1 लाख लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 80,000 1 लाख। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा 1 लाख और 1,40,000। फिर उन्होंने टैक्स भी दिया इस बार 50%। तो 50,000 और 70,000 टैक्स लगेगा, 50% ऑफ व्हाट यू हैव अर्नड। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये टैक्स का हमें कोई ऐसे ज्यादा लेना देना है नहीं, बस दिया है इसलिए लेस कर दिया। 50,000 70,000, दैट्स इट। ये बन गया हमारा पूरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज, चलो फटाफट। 2 लाख, 1,40,000, 60,000, 20,000, 40,000, then 20,000, 20,000। तो सारे एब्सोल्यूट चेंज आ गए। अब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 50% इंक्रीज। ये आखिरी कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना, आप वहां पे इंक्रीज लिखना है आपको पूरा आगे। नेक्स्ट 1,40,000 डिवाइड बाय 2,20,000। तो अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में क्या आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट करने पड़ेगी। हाँ, तो 63.64% इंक्रीज। देन 60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, that is 33% increase। 20,000 divided by 80,000 यानी 25% increase। 40,000 divided by 1 lakh यानी 40% increase। 20,000 divided by 50,000 यानी 40% again इंक्रीज। और वापस इधर भी 40% इंक्रीज। बन गया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बहुत डिफिकल्ट है ना? बहुत डिफिकल्ट है सर। ये तो मतलब सर वो एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उनकी गुडविल की ट्रीटमेंट और उन सब के सामने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो सब बहुत इजी था, है ना? बच्चे बोल रहे सर वो भी इजी था, ये भी इजी, लेकिन हमें आता दोनों भी नहीं, है ना? चलो ठीक है, आपको आता है ऐसा हम अज्यूम करते। क्या ये बड़ा ही आसान था? ये कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये। इतना ही करना है और कुछ नहीं। हो गया आपका कंपैरेटिव खत्म। क्या मैं सेकेंड एनालिसिस का टूल दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट स्टार्ट कर दूं? हाँ। क्या आपका ये लिख कर हो गया है सबका? ये रहा आपके सामने इसका सॉल्यूशन। चेक कर लीजिए एक बार। कर लिया चेक? बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते आगे। अच्छा, नीचे ऐसा लिख दीजिए, एक ये लिखना है आपको फास्ट। एक कैलकुलेशन नीचे दिखा देना है।
percentage of change for sales. So amount of absolute change upon amount of previous year into 100. 2 lakh divided by 4 lakh into 100. यस, लिख दिया आपने। हाँ, आइए बढ़ते सेकंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट की तरफ। क्या आपको कंपैरेटिव समझ में आया क्या पहले? अगर कंपैरेटिव समझ में आ गया होगा तो प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, तो ऐसा ऊपर करते हैं। और जब आप पहली बार ऐसा हाथ ऊपर करते हो, दूसरी बार ऐसा, तो मैंने कल ही बोला कि पहली बार क्यों ना पूरी कोशिश करें, और पहली बार वाली ज्यादा कोशिश ही अच्छी होती है, ताकि पहली बार में ही अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इजी है। मतलब सर ये तो कंपैरेटिव से भी इजी लग रहा है, अभी तक मैंने बताया नहीं तो भी आपको इजी लगने लग गया, तो बताने के बाद तो और भी इजी लगेगा। क्या करना है इसमें? बस कुछ नहीं, ये करना है, हो गया। आओ मैं एक एग्जांपल से ही बता दूं आपको। आपको फिर से इसमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ये पहले आप याद रखिए। तो वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ये आपको आना चाहिए। ये आता है तो ये कुछ भी नहीं, एकदम फालतू बात है। ओके ठीक है सर, देखते हैं कितना फालतू है, अभी समझ में आ जाएगा। पर करना क्या है इसमें, तो कॉमन साइज नाम में ही मतलब छुपा है। यानी क्या, हम जितने भी हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स होंगे या फिर जितने भी हमारे P&L के आइटम होंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बन सकती है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी बन सकता है। जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बनाया, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बनाया, वैसे ही कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बन सकती है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी बन सकता है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आप बना रहे हो, तो कॉमन साइज का मतलब क्या, क्या आप करोगे, क्या आप जितने भी उस बैलेंस शीट में आइटम्स है या जितने भी उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम्स है, उन सारे आइटम्स का एक कोई तो कॉमन बेस लेकर परसेंटेज में कन्वर्जन करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप सपोज बैलेंस शीट का कॉमन साइज बना रहे हो, तो आप क्या करोगे कि जितने भी आइटम्स है ये हमारी बैलेंस शीट के टोटल के कितने परसेंट है। तो हमें ये समझ में आएगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल ये हमारे टोटल फंड्स अवेलेबल का या टोटल बोरोड फंड्स का, टोटल बोरोड फंड नहीं, ये टोटल फंड अवेलेबल का कितना परसेंट है। तो 100% ये 16,30,000 हमारा फंड अवेलेबल हुआ, जिसमें से 9 लाख रुपए यानी 55.22% हमने कहां से लाया है, ओनर से। और 30.67 कहां से लाया है, ये हमने बाहर वालों से लाया है, बोरोड फंड से। वैसे 69.33 ये टोटल हमारा ओनर का फंड है, और 30.67 दोनों मिला के ऐसा 100% ये हमारा टोटल फंड अवेलेबल है, जिसको यूज हमने कैसे किया है, ऐसे किया है। तो क्या आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कॉमन साइज यानी क्या करने वाले हैं, हम इन सारी की सारी फिगर्स को एक कॉमन साइज से डिवाइड करके उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले, कि मेरी टोटल बैलेंस शीट का, टोटल फंड्स अवेलेबल का कितना परसेंट एक एक चीज है। आप समझ गए? दैट्स इट सर। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे तब क्या करेंगे फिर, तो तब तो और भी आसान, तब हम सेल्स को वहां पर कॉमन साइज लेने वाले। बैलेंस शीट के वक्त कॉमन साइज क्या होगा, बैलेंस शीट के वक्त जो आपका टोटल ऑफ द बैलेंस शीट रहेगा वो कॉमन साइज होगा, और P&L के वक्त यानी इनकम स्टेटमेंट के वक्त कॉमन साइज क्या होगा, आपका सेल्स का अमाउंट। कि सेल्स का कितना परसेंट मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सेल्स का कितना परसेंट मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स का कितना परसेंट मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, यानी जो मैं माल बेचता हूँ उसका कितना परसेंट मैं ये सब चीजें करता हूँ। समझ में आ रही बात? हाँ, बड़ा इजी है। तो आइए मैं आपको सीधा बना के सिखाता हूँ।
और आप समझ जाओगे। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट आपने लिख लिया, आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला वगैरह आप लिख सकते हो, जिसकी कोई जरूरत तो है नहीं। और ये स्टेप्स लिखे उन्होंने कि पहले तो आप क्या करो, सारे नंबर ऑफ आइटम्स बैलेंस शीट के लिख दो, और फिर आप एक कॉमन साइज डिसाइड करो जो हमेशा क्या लेना है, बैलेंस शीट की टोटल। उस टोटल को यूज करो और जितनी भी वैल्यूज आपकी बैलेंस शीट में है हर एक को उस टोटल से डिवाइड करो, इनटू 100 करो, परसेंटेज में उनको कन्वर्ट करो कि टोटल का ये कितना परसेंट है। ऐसे सारों के लिए करना है, बस बात खत्म। आइए इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व करें। तो इसी के नीचे आप लिख दे इलस्ट्रेशन 7। और करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड इज गिवन, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्या यहाँ पे एक ही साल का डेटा दिया हुआ है? हाँ, 2 साल का भी दे सकते हैं हम, 2 साल की भी कॉमन साइज स्टेटमेंट बना सकते हैं, जो मैं अगले एग्जाम्पल में आपको बना के दिखाऊंगा। पर एक मिनट, 2 साल का अगर दिया है और कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने बोला है, तो उन दोनों साल का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दोनों साल का अलग अलग बनेगा, आप समझ रहे हो। लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने बोला है तो 2 साल का ही डेटा लगेगा, और आपको उन दोनों साल को कंपेयर करना है कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करे तो चेंज कितना और परसेंटेज चेंज कितना। समझ गए? हाँ, तो बनाएंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। as on 31st March 2020, as on 31st March 2020, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा? कुछ नहीं, बड़ा आसान है। पहले आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आपकी अमाउंट्स का एक कॉलम आ जाएगा, और फिर एक कॉलम आ जाएगा आपका परसेंटेज का। बस ऐसा आपका फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो अमाउंट रुपीस एंड परसेंट। चलो शुरू करें। ये रही आपके सामने बैलेंस शीट, इसका वर्टिकल फॉर्म करना पड़ेगा हमें। तो मैं वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट लिखने जा रहा हूँ। तो बताओ फर्स्ट क्या लिखते हैं? कल आपको सब याद करवाया है और बोला था याद करके आना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप लिखते हो क्या, सोर्सेस ऑफ फंड्स, दोनों चलता है। तो हम, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सोर्सेस ऑफ फंड्स सिखाया गया है तो हम वो लिख रहे हैं। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स में 2 जगह से सोर्सेस आते हैं, एक होता है क्या, ओनर्स फंड्स, और दूसरा होता है बोरोड फंड्स, बराबर है। हाँ, तो क्या यहाँ हम ओनर्स की जगह, क्योंकि ये कंपनी का डेटा है, XYZ लिमिटेड ऊपर लिख दो, कंपनी का डेटा है, तो क्या हम ओनर की जगह शेयर होल्डर्स लिख दें? क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कंपनी, तो शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। ध्यान देंगे एक मिनट इधर, क्या इसमें बच्चों अब इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, और कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। ये तीनों ओनर्स के फंड्स होते हैं, ओनर ने दिया हुआ पैसा होता है, या ओनर का पैसा होता है जो बिजनेस के पास पड़ा है, कंपनी के पास पड़ा है, करेक्ट है। देन बी, बोरोड फंड्स, तो ये आप टोटल ओनर फंड्स निकाल सकते हो। बोरोड फंड्स में इन्होंने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दिए हुए हैं। सिक्योर्ड लोन्स भी है कुछ हमने लिए हुए। सिक्योर्ड लोन्स का मतलब हमने कुछ तो सिक्योरिटी दे रखी है, उसके बदले लोन लिया है। और अनसिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स
एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। करंट लाइबिलिटी लिख दे? नहीं नहीं सर, करंट लाइबिलिटी नहीं लिखना, वो करंट एसेट्स में से लेस की जाएगी, याद है क्या? हाँ, तो बस तो इधर लिख देंगे टोटल बोरोड फंड्स, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? टोटल फंड्स अवेलेबल। ये हमारी फाइनल बैलेंस शीट टोटल होगी। अमाउंट्स मैंने अभी तक लिखे नहीं है। सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, तो पहले हमने सोर्सेस लिख दिए कि कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा किए, और अब उन्हें कहाँ कहाँ यूज किया। तो उसमें ए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए यूज किया, देन बी, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए यूज किया, एंड सी, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया, जिसमें कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके आ जाएगा। करंट एसेट्स कितने थे? 7,30,000 लेस करंट लाइबिलिटीज। तो मैंने अभी तक अमाउंट लिखे नहीं है, अब मैं सारे अमाउंट्स एक साथ लिख दूंगा। आप साथ साथ में अमाउंट भी लिखते जाते हो तो भी चलता है। चलो रेडी? क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट टोटल, टोटल फंड्स अप्लाइड, तो ऊपर अवेलेबल और नीचे अप्लाइड। ऐसे आपके बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। रेडी? बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 9 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000। 9 लाख 80,000। रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000। तो टोटल ओनर के फंड कितने हो गए? 11,30,000 के। देन बोरोड फंड्स में सिक्योर्ड लोन थे 3 लाख, अनसिक्योर्ड लोन थे 2 लाख। तो 3 लाख, 2 लाख, टोटल बोरोड फंड्स हो गए 5 लाख के। ऐसे आपके बैलेंस शीट की टोटल हो गई 16,30,000 की। अब फिक्स्ड एसेट्स कितने के थे? 9 लाख। इन्वेस्टमेंट्स थी 1,50,000। करंट एसेट्स थे 7,30,000 के, और करंट लाइबिलिटीज थी 1,50,000 की। तो ऑब्वियसली ये लेस करके आ जाएगा वर्किंग कैपिटल 5,80,000 का। ऐसे आपके बैलेंस शीट की टोटल फिर से 9 और 1 10,50,000, 16,30,000। बैलेंस शीट टैली। समझा पर आपको? ये बैलेंस शीट डिफिकल्ट लग रही है आपको? क्या इसको आपको घर बैठ के अभी याद कर लेना चाहिए? हाँ, कुछ नहीं, बड़ी सिंपल है। सोर्सेज ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो ऐसे लिखने की जगह हम ऐसे लिख रहे, बस थोड़ा सा नाम वगैरह में फर्क कर दिया। लाइबिलिटी साइड को सोर्सेज ऑफ फंड्स लिख रहे, और एसेट साइड को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स लिख रहे। नाम बदलने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं। अब बच्चों करना क्या है सर? अब कॉमन साइज निकालने। कॉमन साइज यानी क्या? तो एक कोई भी साइज को कॉमन लेंगे और उसके हिसाब से सबके परसेंटेज निकालेंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो चलो सर, कॉमन साइज बैलेंस शीट के केस में क्या लेना? हमेशा ये बैलेंस शीट की टोटल लेना। तो अब मुझे 9 लाख का 16,30,000 का कितना परसेंट ये निकालना है। बस क्या इसी काम में आपका टाइम जाने वाला एग्जाम में? यस। क्या अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये 55.21% आ रहा है। हाँ, बट बताओ एग्जाम में आपको 55.21 निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर काफ़ी टाइम जाएगा। तो क्या ये 4.91% भी मैंने आपको बता दिया? हाँ। अच्छा, मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ? मेरा दिमाग थोड़ा तेज चलता है, मैं सब ओरली कर रहा हूँ ये, ठीक है ना? यस। तो मैं थोड़ा सा फटाफट कर लेता हूँ, पता नहीं कैसे हो जाता है मुझसे ये सब, लेकिन हो जाता है बस। आप भी एग्जाम में ऐसा कर सको तो कर लेना, जैसे मैं कर पा रहा हूँ फटाफट एकदम, है ना?
लेकिन नहीं कर सको तो क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल लेके जाओ। सर अकाउंट्स के पेपर में लॉग टेबल, हाँ फिर डिवीजन करने को इजी हो जाएगा ना आपको, और नहीं तो फिर करो एक्चुअल डिवीजन। तो मैंने आपसे कहा कि ये है बड़ा आसान, बस इसका एक ही ड्रॉबैक है, क्या, ये परसेंटेज। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग क्या करेंगे, ऐसी अमाउंट्स दे देंगे जिसके सारे परसेंटेज एकदम पड़क से आएंगे, जैसे 75%, 25%, 33%, ऐसे जो इजीली आपको मिलेंगे एकदम, वैसे आपको क्वेश्चन दे देंगे। अगर नहीं देते और परसेंटेज ऐसे ही आते हैं तो फिर मेहनत लेनी पड़ेगी, तो फिर ऐसे ही फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे ना, नहीं तो आपको 8 और 10 मार्क के लिए आएगा ये क्वेश्चन। तो सिर्फ परसेंटेज वाला काम जो है वो आपको मार्क्स देने वाला है, बाकी तो कुछ नहीं क्वेश्चन में दम। क्या आप भी ऐसा फील कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 16,30,000, 18.40%, and 2 lakh divided by 16,30,000, it is 12.27%. So this is basically 5 lakh divided by 16,30,000, so 30.67%. And obviously ये देखो इधर, क्या बेस हमने कॉमन साइज हमने ये 16,30,000 लिया है, तो उसको खुद को भी खुद से डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है। तो 16,30,000, 16,30,000 का कितना परसेंट, 100%। समझ में आया? और ये 100% कैसे आया है, 69.33 प्लस 30.67, ऐसा 100%। सर इसका फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि हमें ये पता चल रहा है कि जो टोटल हमने 16,30,000 हमारे बिजनेस में लगा रखे हैं, हमारे बिजनेस में हमारे कंपनी में लगा रखे, उसमें से 69.33% हमने खुद दिया है और 30.67% हमने बाहर वालों से लाया। समझ में आ रही बात? पक्का? और डिटेल में चाहिए तो ये लो और डिटेल, कि ये जो 69.33% है उसमें से 4.91 जो है उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हैं, पर उनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स है। और 55.21% जो है इनके पास वोटिंग राइट्स भी है, ये इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं। ऐसे बस। अभी यहाँ पे एक बढ़िया बात हो गई कि 9 लाख सेम आ गया, तो सर क्या है, इधर डायरेक्ट हम 55.21% लिख सकते हैं। हाँ, तो ऐसा भी आपका कुछ काम हो जाएगा कि सेम अमाउंट दे देंगे तो आपका डिवीजन करने का काम बच जाएगा। फिर ये 1,50,000 भी मैंने ऊपर ऑलरेडी किया हुआ था, दिख रहा है आपको? ये देखो इधर 16,30,000 से ही डिवाइड करना है इनको भी सबको, कॉमन साइज पूरे के लिए सबके लिए सेम अब रहेगी 16,30,000 ऐसे। अब 7,30,000 तो ये मुझे करके देना पड़ेगा आपको। ये आता है 44.79%, और फिर वापस 9.20%, और ये 5,80,000 भी करके देना पड़ेगा। ये आता है 35.58 नहीं 59%। ये 1.5 लाख को ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि हम इसे लेस कर रहे हैं, और अब ये टोटल आ जाएगा आपका 100%। बस खत्म कॉमन साइज बैलेंस शीट। कैसा लगा बोलो? समझ में आया हो तो सब लोग बाहर जाके एक चक्कर मार के वापस आओ। सच्ची बोल रहा हूं मैं, समझ आया हो तो बाहर जाके वापस आओ। बैग लेके नहीं जाना है, बैग इधर रहेगा। अभी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है हमें। चलो ये हो गया। हाँ, कोई डाउट है इसमें? वो तो अपने पास ही रखो, इसमें भी डाउट है तो क्या ही करते हो फिर आप जिंदगी में आके। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, डन। ए नीचे ऐसा लिखना है आपको, देखो ये कि हमने कॉमन साइज क्या लिया है, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड लिया है जो 16,30,000 था। तो कैसे हमने ये परसेंटेज निकाले, कॉमन साइज परसेंट, अमाउंट ऑफ दैट आइटम डिवाइडेड बाय टोटल फंड एम्प्लॉयड इनटू 100। चलो फास्ट। अब बनाएंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। फास्ट। जिसको नहीं बनाना दरवाजा खुला है, बाहर निकलो। नहीं सीरियसली, जिसको नहीं बनाना वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इलस्ट्रेशन 8, पहले हेडिंग दे देंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट।
हाँ सर, तो कैसे करना है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाने बोली, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। 2 साल का डेटा दे दिया। क्यों किया ऐसा? सर क्योंकि इसमें आइटम्स कम है तो परसेंटेज भी कम निकालने पड़ेंगे। तो फिर 10 मार्क या 8 मार्क कैसे दे दे आपको इतने से के लिए, इसलिए 2 साल का करके दिखाओ। तो ऑटोमेटिकली आपको 2 बार परसेंटेज निकालने, यानी इतने और इतने तो बराबर 10 मार्क बन रहे, इसलिए यहाँ पे 2 साल का दे दिया। बट एक मिनट, क्या कॉमन साइज स्टेटमेंट में इन दोनों साल का आपस में कोई लेना देना करना है क्या? नहीं, आपको इसका अलग से इसका अलग से करना है। तो सर यानी 2 बार बनाना पड़ेगा, तो 2 अलग अलग फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। क्या 2 अलग अलग फॉर्मेट बनाए या एक ही फॉर्मेट में काम कर दे? एक ही फॉर्मेट में हम एक ही साथ काम कर देंगे, यानी हम कॉलमनर फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कोई फायदा ही नहीं है, काय को टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने बोल दिया जिसको नहीं लिखना बाहर निकल जाओ, मत बैठो इधर। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रेडी है। एक अमाउंट के लिए कॉलम रहेगा और एक परसेंटेज के लिए कॉलम रहेगा। तो ये 31 मार्च 19 का बनेगा, ये 31 मार्च 20 का, ये अमाउंट रुपीस परसेंटेज, और ये अमाउंट रुपीस परसेंटेज। आपस में दोनों का कोई लेना देना नहीं है, पर हम बना एक ही टेबल में रहे ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, लिखना कम पड़े। चलो, और क्या इन्होंने हमारे लिए बढ़िया काम किया हुआ है। क्या सर, इन्होंने हमको कॉमन साइज बनाने के लिए वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट लगेगा, तो वर्टिकली इनकम स्टेटमेंट दिया है, तो बस लिखने का काम है और परसेंटेज निकालने का काम है। परसेंटेज तो वैसे भी मैं निकालता हूं, आप कर ही क्या रहे हो, बैठे हो सिर्फ। नेट सेल्स 5 लाख, 6 लाख। अमाउंट बराबर देख के लिखो, कहाँ लिखना है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मेट प्लीज याद कर लेना, 3 लाख, 3,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, 2,40,000। फिर दिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 55,000, 72,000। लेस ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो ये बचेगा 1,45,000, और ये बचेगा 1,78,000, 68,000। ये आ गया आपका क्या, अच्छा सेलिंग भी है रे, और खर्चे तेरे, अरे अरे अरे। और एक खर्चा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, 52,566,000। और अब ये लेस करोगे तो आ जाएगा आपके लिए नेट प्रॉफिट 92,500, और इधर 1,02,000।
अब इनकम स्टेटमेंट में कॉमन साइज किसका लेना है, तो ऑब्वियसली वो सेल्स का लेना होता है। बैलेंस शीट में किसका लिया, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, टोटल फंड्स अवेलेबल का। एंड इनकम स्टेटमेंट में किसका लेना है, सेल्स का। तो सेल्स कॉमन साइज रहेगा अब हमारा, ओके। यानी सारी फिगर्स को सेल्स की फिगर से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करके परसेंटेज में निकालेंगे कि सेल्स का कितना परसेंट है बाकी सारी चीजें। तो बताओ सेल्स का, सेल्स तो 100% ही आएगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 60%। और इधर भी 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 अगेन 60% आ रहा है। अब मेरे को आ रहा है ओरली, इसलिए मैंने कर दिया। तो ये 40% बचेगा, ये भी 40% बचेगा। ये तो कॉमन सेंस हो गया ना अभी, क्योंकि सर 100 में से 60 गया तो 40 ही बचेगा, क्योंकि ये भी तो माइनस करके ही निकाला हुआ है। तो इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो वापस 40% ही आएगा, और आप चेक भी कर सकते हो आ रहा है। अब 55,000 डिवाइड बाय 5 लाख तो ये उसका 11%, और ये 12%। 72,000 डिवाइड बाय 6 लाख का परसेंटेज करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज 12%। देखो कुछ बेशरम बच्चे लिख नहीं रहे हैं, है ना, वो सारी शर्म बगीचे में छोड़ आए हैं। और अब 52,500 ये 5 लाख का 10.5%, एंड 66,000 ये 6 लाख का 11%। और अब नेट प्रॉफिट का भी परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ऑब्वियसली वो माइनस करके आ जाएगा। 40 में से ये 21.5 माइनस करेंगे तो 18.5, एंड ये 23 माइनस करेंगे 40 में से तो 17%। अब देखो यहाँ पर एनालिसिस थोड़ा सा कैसे हो रहा है। 2 साल का कॉमन साइज बनाया है, एक्चुअली इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। बस वो लेफ्ट साइड का जो आइटम्स है वो सेम लिखना था दोनों ईयर के लिए, इसलिए हमने एक ही टेबल में कर दिया। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे समझ आ रहा है कि हमारा पिछले साल भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स का 60% ही था, इस साल भी सेल्स का 60% ही है। यानी हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। मतलब रॉ मटेरियल या फिर जो भी परचेजेस हम करते हैं, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम करते हैं, वो सारे उतने ही हो रहे जितने पिछले साल हो रहे थे, उसमें कोई चेंज आया नहीं है। करेक्ट सर, लेकिन ऑफिस के खर्चों में 1% से ग्रोथ हो गई, ज्यादा खर्चे हो रहे हैं अभी ऑफिस के। पहले 11% सेल्स के खर्चे होते थे, सेल्स जितना होता था उसका 11% ही ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते थे, लेकिन अब वो 12% हो रहा है। और जो हमारे पिछले साल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर मात्र 10.5% खर्च होता था, वो अब 11% हो रहा है। इसीलिए देखो, भले ही आपको आपका प्रॉफिट इन नंबर्स तो ज्यादा दिख रहा है, क्या आपको नंबर्स में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली आपको दिखेगा कि आपने पिछले साल के मुकाबले 1.5% प्रॉफिट कम कमाया है, जितना भी सेल आपने किया है। अगर सेम परसेंटेज आपने कंटिन्यू किया होता तो आपने 6 लाख का 18.5%, यानी आपने 1,11,000 रुपए कमाए होते, जो कि आपने 1,09,000 रुपए ही कमाए है, 1,02,000 ही कमाए हैं, यानी 9,000 रुपए आपने एक्चुअली पिछले साल के मुकाबले कम कमाए हैं। यह एनालिसिस हो रहा है, तो अब आपको समझ आ रहा है ना कि ये फर्क कहां से पड़ा है, इन दोनों से। तो अब हम जाके जरा चेक करेंगे कि ये दोनों पे खर्चा क्यों बढ़ा, हमें समझ आएगा वो रीजन, और उस रीजन को कंट्रोल किया जा सकता है तो हम कंट्रोल करेंगे, और अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर हम बोलेंगे नहीं ठीक है, वो तो हमको छोड़ के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, वो खर्चा करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या, पक्का बोलो हाँ या ना, सच्ची। हाँ, अब आपको ये आंसर मुझे दिखाना है, जिसने लिखा है वो मुझे आके यहाँ दिखाएंगे, और फिर ही वो घर जा पाएंगे, ठीक है। नहीं लिखा है तो आप जा नहीं सकते। कल हम आते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने वाले, जो एक नई बात है, यहाँ आके